इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो हमारा चिकित्सा स्थान का फर्स्ट चैप्टर है ना, वो है रसायन, और जो सेकंड चैप्टर है, वो है वाजीकरण। और इसके बाद हमारा जो थर्ड चैप्टर है, वो होता है ज्वर। लेकिन जब हमने निदान स्थान में पढ़ा था, उस टाइम पे आचार्य ने ज्वर से शुरू किया था, लेकिन अभी आचार्य पहले इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? क्या आचार्य से कोई मिस्टेक हो गई है? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे आचार्य ने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया। ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब हम चरक का सूत्र स्थान पढ़ते हैं, उसके चैप्टर नंबर 30 के अंदर हमारे पास हमें श्लोक मिलता है, यह खलु स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार पशमनम च। इसके अंदर सबसे पहले हमें जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। उसके बाद जो हमारा आतुर है, पेशेंट है हमारा, हमें उसकी चिकित्सा करनी है। तो जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, इसका मतलब हमें क्या करना है, उसको आगे की डिजीज होने से रोकना है। आगे की डिजीज होने से हम कब रोकेंगे? जब जो व्यक्ति है उसके शरीर की सभी धातुओं की अच्छे से पुष्टि होगी, उसको पोषण मिलेगा, उसमें व्याधि नाशक क्षमता की उत्पत्ति होगी। तो इसके लिए हम जो चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं, उसी का नाम है रसायन। और उसके बाद वाजीकरण आता है। और एक दूसरा भी रीजन है, ये दोनों गौण रूप से भावी व्याधियों का नाश करते हैं, इसीलिए इनको चिकित्सा स्थान में ही आचार्य ने स्थान देके इसको एक्सप्लेन किया। ये हम आगे भी पढ़ेंगे। जिससे सबसे पहले इसका जो रसायन चैप्टर है, ये चैप्टर तो एक ही है, लेकिन इसके जो पद है, जो इसके पार्ट है, वो हमारे पास 4 है। इन चारों को हम कैसे याद करेंगे? इसको हम याद करेंगे आपका। इसके बाद जब हम आगे वाजीकरण पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लिखेंगे शैम्पू, SAMPU। इससे हम वाजीकरण के 4 नामों को याद करेंगे, और अभी हम जो आपका से याद कर रहे हैं, वो हम रसायन के 4 चैप्टर्स को याद कर रहे हैं। शैम्पू को हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसको हम कैसे देखेंगे? जो हमारा ए है, इससे हमारा है अभ्या आमलकीय, जो हमारे इस चैप्टर का नाम है। पी से हमारे पास क्या है? प्राणकामीय, प्राणकामीय अध्याय। इसको छोड़ते हैं। तो दूसरा हमारा चैप्टर है प्राणकामीय। तीसरा हमारा जो के से बनता है, वो हमारा बनता है कर प्रचितीय। और फोर्थ जो ए से बनता है, वो बनता है आयु आयुर्वेद समुत्थानीय चैप्टर। तो इस टाइप से हमारे 4 चैप्टर यहाँ पे आचार्य ने बताए हैं। मतलब सॉरी, ये चैप्टर नहीं है, ये पाद है। एक ही चैप्टर के 4 पार्ट्स हैं। तो इसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो इसकी हम शुरुआत सबसे पहले करते हैं अभ्या आमलकीय रसायन से। इसमें सबसे पहले आचार्य ने वही आचार्य इसके जो विमर्श है, इसके अंदर दिया हुआ आचार्य सुश्रुत की व्याख्या दी हुई है। व्याधि उपसृष्टानाम व्याधि प्रिमोक्ष स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम च। अब आचार्य सुश्रुत ने बात तो वही लिखी है, हमें जो व्याधि है उससे हमें छुटकारा चाहिए, और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की हमें रक्षा करनी है। यही दो हमारे आयुर्वेद के प्रयोजन है। अब इनका स्टाइल थोड़ा अलग है, तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद हम एक दूसरा हमारे पास थोड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक आता है, वो आता है ये। इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे। ये वाला श्लोक, ये क्या है? ये जो चिकित्सा है, इसकी डेफिनेशन को बताता है। चतुर्णाभीषगादीनाम सस्तानाम धातु विकृति प्रवर्तिर धातु साम्य कर्ता चिकित्सते अभिधेयते। ये बताता है जो हमारी चिकित्सा की डेफिनेशन है, इसको मोटा मोटा हम याद करें। जो रोगोपयन है, उसका जो व्यापार स्वस्थ शरीर में स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तथा व्याधि शरीर में आरोग्य के लाभ की दृष्टि से किया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पे एक चीज, यही जो हमने पहले पढ़ी थी, वही आचार्य ने दोबारा एक्सप्लेन की है। जो रसायन और वाजीकरण है, वो चिकित्सा में रसायन की प्रधानता है। जैसे कि क्योंकि देखो, चैप्टर ने आचार्य ने पहले रसायन और उसके बाद वाजीकरण का एक्सप्लेन किया है। तो आचार्य चरक इसको कैसे डिफाइन करते हैं? मतलब इसको आचार्य चरक ने तो लिख दिया इसको डिफाइन, तो आचार्य चक्रपाणी करते हैं जिन्होंने इस पे टीका लिखी है। लेकिन आचार्य चरक क्या कहना चाहते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को हम समझते हैं। उन्होंने पहले रसायन क्यों लिखा? इसके 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन, तो जो रसायन है ना, वो मेनली
जो व्याधि है उसके नाश में भी इसकी जो मेडिसिन्स है वो यूज़ होती है, जबकि जो वाजीकरण की है ना बहुत कम मेडिसिन्स होती हैं जो डिज़ीज़ को क्योर करने में यूज़ होती है। मेडिसिन्स तो यूज़ होंगी लेकिन उनके नंबर बहुत कम है, तो इसीलिए आचार्य ने रसायन को थोड़ी इम्पोर्टेंस दी है। दूसरा, जो वाजीकरण है ना वो शुक्र धातु की बढ़ोतरी पे फ़ोकस करता है, लेकिन जो रसायन है वो सारी की सारी जो धातुएँ होती हैं, हमारे एक से लेके रस से लेके शुक्र तक, सभी की सभी धातुओं को वो बढ़ाता है। इसीलिए आचार्य ने इसको पहले प्रधानता देते हुए इसका वर्णन किया है। और दूसरों से जैसे ज्वर आदि से जो इसकी पहले प्रधानता बताई गई है, उसका रीज़न पे हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है? दूसरा एक आता है कि जो आचार्य ने फर्स्ट चैप्टर का नाम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछा गया है, एमसीक्यूज़ में भी आता है कि जैसे एमसीक्यू में तो सॉरी नहीं आता बट इंटरव्यू में जनरली पूछा गया क्वेश्चन है कि जैसे हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट, इसका नाम अभय आमलकीय रसायन है। अगर हम चाहें तो क्या हम इसका नाम आमलकीय अभय रख सकते हैं क्या? तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अब अगर हमसे कोई पूछे जनरली हम बोल देंगे कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका रीज़न है अभया, अभया हम बोलते हैं हरितकी को और आमलकीय तो हमारा आंवला है ही। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो हरितकी है ना इसके 2 रीज़न हैं। एक तो हरित की पथ्यानाम, इसके जो जब हम बात करते हैं इसके श्लोक की, इसके इम्पोर्टेंस की, इसके गुणों की, इसके कर्म की, तो वहाँ पे आता है हरित की पथ्यानाम। हमें द्रव्य गुण में देखने को मिलता है। जो हरित की है वो पथ्यगर है और जो आंवला है उसके लिए आता है वय स्थापनी, यह वय की स्थापना करता है। एक तो पथ्य है और एक वय की स्थापना करता है। सिर्फ वय की स्थापना करने के लिए आम्लक है और हरित की हर चीज़ में अच्छा है, तो इसीलिए हरित को पहले रखा गया। दूसरा, दूसरा हमें यहाँ पे एक श्लोक देखने को मिलता है, ये वाला। हरितकी मनुष्याणां मातेव हितकारिणी कदाचित कुप्यन्ते माता न उदरस्था हरितकी। इसका मतलब है कि मनुष्यों के लिए जो हरितकी है वो माता के समान हितकारी है। एक वक्त के लिए माता हमारा अहित कर सकती है, लेकिन उदर में गई हुई, हमारे पेट में गई हुई हरितकी कभी भी हमारा अहित नहीं करती। हरितकी का एक दूसरा नाम भी है पर्याय पूतनम। ये भी थोड़ा फ़ोकस कर लेंगे हम, इसको बाद में डिटेल से देखेंगे, इस चैप्टर में यहाँ पे नहीं है ये। इसके बाद जो आचार्य हैं, उन्होंने इस चैप्टर के जो 4 पाद है, इनमें स्पेसिफिकली कुछ योगों का वर्णन किया है, जैसे कि फर्स्ट जो पाद है, जो हम अभ्याम मिलके पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास 6 योग होंगे। ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड जो चैप्टर उसके अंदर 37 योग है। थर्ड चैप्टर के अंदर 16 है और फोर्थ चैप्टर के अंदर हमारे पास 4 योगों का वर्णन आचार्य ने किया है। तो इनको भी हम चैप्टर वाइज़ डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ से हमारा जो मेन चैप्टर है वो शुरू हो जाता है। फर्स्ट चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट श्लोक आता है एमटीआर, मुझे तो रट लो। इसको हम रटते हुए आगे बात करेंगे। और एक जब हम श्लोक को पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो इसको रीडिंग का एक प्रॉपर वे रहता है। तो हम जो हर एक श्लोक है उसको एक वे में रीड करेंगे और उसी वे में हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे, ईज़ी रहता है। कैसे? जैसे चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम, इसको जो ये श्लोक है, एक्चुअली हमारा जो आयुर्वेद है, वो सभी शिष्यों के लिए बनाया गया है। एक तो जो प्रवर बुद्धि के हैं, उनके लिए भी है, मध्यम बुद्धि वालों के लिए भी है और अवर बुद्धि वालों के लिए। जो प्रवर बुद्धि वाले हैं, वो श्लोक को कैसे पढ़ते हैं? यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे खत्म कर दिया। जो मध्यम बुद्धि वाले वो क्या करते हैं? इसको पद में पढ़ते हैं। ऐसे पदम पादम से, तो वो इसको पद में पढ़ते हैं और जो अवर बुद्धि के स्टूडेंट्स हैं, वो इसको भी और भी छोटा कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं इसे? यहाँ पे हम इसको एक कोमा लगा लेंगे और ऐसे हमारे श्लोक को पढ़ेंगे। जैसे चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रयाश्चितम परशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। विद्यात भेषज नामानि, जो भेषज है उसके अलग-अलग नाम कौन-कौन से? चिकित्सितम चिकित्सा, व्याधिहर पथ्य, साधन, औषध, प्रायश्चित, परशमन, प्रकृति स्थापना, हितम मतलब हितकारी। ये इसके अलग-अलग पर्याय हैं। अब इनका विमर्श के अंदर आचार्य ने थोड़ा इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसे चिकित्सक, चिकित्सित क्या है? रोगों को दूर करने वाला। इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? चिकित्सा संपद्यते ये रीति चिकित्सितम। अब इसको आप संस्कृत में अगर आप प्रवर बुद्धि वाले तो याद कर सकते हैं भाई, मैं अवर वाली हूँ, मैं नहीं करूँगी। तो हम इसको जनरली यही करेंगे।
इसको जैसे व्याधि हर है तो व्याधि का हरण करने वाली है। तो यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं अगर चाहें तो, मेरा मूड नहीं है। दूसरा भेषज, ये सेकंड बहुत ही इम्पोर्टेंट, एकदम तोड़ो क्वेश्चन। भेषजं द्विविधं च ततः स्वस्थस्य ऊर्जस्करं किंचित किंचित आतुरस्य रोगनुतः। यहाँ पे फिर से कोमा आएगा, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। हम श्लोक क्यों पढ़े, भेषज के 2 प्रकार याद कर लिए, नहीं होगा। जब टेस्ट देने बैठोगे इतने सारे भेद हो जाएंगे, कभी पांडु के कभी ग्रहण के, हमें याद नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको श्लोक से ही याद करेंगे। श्लोक क्या है, भेषजम द्विविधम, खत्म। अब यहाँ पे एक और चीज आती है विमर्श के अंदर, क्या है, आचार्य ने बताया है, सुश्रुत के अंदर एक श्लोक हमें देखने को मिलता है कि संसार के अंदर, जगत के अंदर जितने भी द्रव्य उपलब्ध हैं, नाना औषधि भूतम, वो सभी मेडिसिन है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि द्रव्य के भी 2 ही भेद हैं? बोल तो सकते हैं, पर है नहीं। द्रव्य के 3 भेद हैं। 3 किससे? प्रभाव भेद से। प्रभाव भेद से द्रव्य के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन-कौन से? एक जो दोष का अपशमन करता है, दूसरा जो धातु को प्रदूषित करता है, तीसरा जो स्वस्थ वृत्त, मतलब जो धातु को साम्यक रखता है। ये हम फर्स्ट ईयर के अंदर अष्टांग हृदय में फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी हम श्लोक रीड करके आए। वो श्लोक आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ओके, अब अभेषज, अभेषज के भी हमारे पास 2 प्रकार है। अभेषजम द्विविधम बाधनम सानुबाधनम। जो पहले वाला श्लोक था वो इम्पोर्टेंट था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छे से रट्टा मार लेंगे, एमटीआर यू नो। अब इसमें क्या, अभेषज, अभेषज क्या है, जो भेषज के विपरीत है वही अभेषज है। अभेषज के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है, एक बाधन एक सानुबाधन। तो यहाँ पे बाधन और सानुबाधन का क्या मतलब है? यहाँ पे इसका बेसिक मतलब आता है, यहाँ पे दे रखा है, बाधन का मतलब जो बाधा उत्पन्न करे। बाधा बोले अगर कोई भी चीज है, जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास ये एक नदी है, चलो अभी थोड़ा कलर अच्छा ले लेते हैं, ब्राइट कलर। ये मान लो हमारे पास एक नदी है, ये हमारे पास ऐसे बह रही है। यहाँ पे मैं इसके बाधा लगा दूं, क्या हो जाएगा? एकदम से फ्लो रुक जाएगा। फ्लो रुक जाएगा तो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। ये क्या है कि बाधा लगाने के बाद ये ओवरफ्लो होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर ये फुल चल रही है तो हम इसको ऐसे ही समझेंगे। जो बाधन का मतलब, ये अवर बुद्धि वालों के लिए याद करने का एक ट्रिक है। बाधन मतलब बांध दिया किसको? गले को। गले को बांधेंगे तो इंसान एकदम से मर जाएगा। तो इसको याद करने का यही तरीका है कि बाधन का मतलब है कि तुरंत व्यक्ति को कष्ट उत्पन्न होता है और ये सद्य प्राण घातक, तुरंत प्राण जाते हैं। इसमें मतलब टाइम मिलता ही नहीं है। उपद्रव, अल्प उपद्रव या फिर उपद्रव होते ही नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता पेशेंट को उपद्रव होने के लिए। तो इसको हम ऐसे थोड़ा याद कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही किया था कि जैसे विष वगैरह से, अग्नि वगैरह से, वज्र से किसी से वार हो जाए तो पेशेंट तुरंत मर जाता है। इसको हम बादन बोलेंगे। सानुबादन, से अनुबादन मतलब बादन के साथ हमें थोड़ा-सा कुछ आगे मिल रहा है, इसका मतलब कुछ तो टाइम हमें मिल रहा है। इसको हम किससे रिलेट करेंगे? कालांतर में जो व्याधि उत्पन्न करता है, कालांतर में जो कष्ट उत्पन्न करता है, उसको हम सानुवादन बोलेंगे। अब देखो, अगर ये कष्ट को उत्पन्न करने में हमारे पास टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब बीच में इसकी स्टेजेस भी आएँगे और स्टेजेस को ही तो हम उपद्रव बोलते हैं कि पहले व्याधि की 6 स्टेजेस आती हैं, षड ऋतु क्रिया काल के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद की जो स्टेजेस रहती है, उनको हम उपद्रव बोल देते हैं। जैसे कि दूषित विष का निरंतर सेवन करने से हमें चिरकारी कष्ट होता है, एक एग्जाम्पल हो गया। इसको हम एज़ पर मॉडर्न कोरिलेशन, जो बाधन है वो एक्यूट डिजीज़ेज़ है, और जो सानुबाधन है वो क्रोनिक डिजीज़ेज़ है। तो यहाँ से हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दूसरा, जो रसायन और वाजीकरण है, अब इनके रेफरेंस में आचार्य ने क्या कहा है कि स्वस्थस्य ऊर्जस्करम, ये सेम नाम हमने पढ़ा था जब हम औषध भेषज के टाइप पढ़ रहे थे, स्वस्थस्य ऊर्जस्कर और आतुरस्य रोगनुत। तो स्वस्थस्य ऊर्जस्करम यत्तु तद्वृषम तद रसायनम, की जो स्वस्थ व्यक्ति की जो ऊर्जा को बढ़ाने वाले हैं, उसके स्वास्थ्य में लाभ पहुंचाने वाले हैं, वो द्रव्य, तद वृषम वो वृषम भी है, और तद रसायनम वो रसायनम भी है, मतलब कि वो वाजीकरण का भी काम करते हैं और वो रसायन का भी काम करते हैं। अब इसके बाद ये वाला जो है ना, ये श्लोक है याद करने के लिए।
जो ये ऊपर वाला जिसको भी हम मार्क कर रहे हैं, इसको हमें याद करना है। लेकिन जो ये नीचे वाला है ना, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से हाइलाइट कर देती हूँ। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, इसका थोड़ा ट्रिकी और अच्छा क्वेश्चन है। मुझे अच्छा लगता है समझने के लिए पर्सनली। जैसे कि इसमें प्राय प्रायेण रोगिणाम द्वितीयम परश्मेमतम, इसका क्या मतलब रहता है कि जो यहाँ पे जो प्राय है ना, इसका मतलब प्राय जो हम आमतौर पे बोल देते हैं वो नहीं है, इसका मतलब अबंडेंस। ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। यू कैन लुक देयर। तो ये जो प्राय शब्द है, इसका मतलब है बहुत सारा, अबंडेंस, बहुत सारी अमाउंट में। उसके बाद और ये जो द्वितीय है, ये है विमर्श का क्वेश्चन। इन्होंने बोला है कि इसका बेसिक मतलब है कि एक जो मेडिसिन है, वो एक जगह भी काम आ रही है और उसी मेडिसिन को हम दूसरी जगह भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये कौन-सी पहली जगह और कौन-सी दूसरी जगह? तो यहाँ पे 2 आचार्यों के हमें मत देखने को मिलते हैं, आचार्य चक्रपाणि के और आचार्य गंगाधर के। आचार्य चक्रपाणि क्या कहते हैं कि जैसे अभी हम भेषज की बात कर रहे हैं, ड्रग्स की बात कर रहे हैं, तो हम इसका ना एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन लेते हैं। ब्रॉड क्लासिफिकेशन कौन-सा? कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और दूसरा जो आतुर व्यक्ति की व्याधि का नाश करते हैं। कि भई जो ड्रग्स हम रसायन और बाजीकरण के लिए यूज़ करते हैं, वही ड्रग्स हम पेशेंट की डिसीज़ को क्योर करने के लिए भी यूज़ करेंगे। इसको उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया? इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे। लुक, जैसे आचार्य चक्रपाणि हमारे बोलते हैं कि जो शतशील है, हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें जो सर्पिल गुण है, को रसायन और वाजीकरण में भी यूज़ करते हैं और हम शतशील में भी यूज़ करते हैं। दूसरा, जो पांडु के अंदर हम योगराज को यूज़ करते हैं और कास व्याधि के अंदर अगस्त्य हरितकी का प्रयोग करते हैं। ये दोनों एज़ पर रसायन भी इनका हम यूज़ करते हैं। ऐसा आचार्य चक्रपाणि का कहना है और ये बात सही भी है। और इसके लिए उन्होंने और भी थोड़े एग्जाम्पल दिए जैसे कि आंवलक, रितकी, भल्लातक, च्यवनप्राश जैसे जो रसायन है, वो रोगों को दूर करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं और उनको हम जनरली भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो हमें जनरल लाइफ में देखने को मिलता है वो च्यवनप्राश है। बहुत सारे बच्चों को हम जैसे घर पे मम्मी वगैरह वो च्यवनप्राश खाने को देती है। क्यों देती है? ताकि हमारी बुद्धि बढ़े, जो कि बढ़ नहीं पाई। पर आजकल के बच्चों को ही देते हैं। हमारी मम्मी ने नहीं दिया। ठीक है? तो ये आचार्य चक्रपाणि का जो मत है वो सैटिस्फैक्टरी है और जैसे इसके मेन टीकाकार चक्रपाणि है तो हम इन्हीं के मत को लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक सेकंड पॉइंट व्यू के लिए हम आचार्य गंगाधर जी को भी पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ेंगे? आचार्य गंगाधर बोलते हैं कि मैं इतना ऊपर क्यों जाऊँ? मैं क्यों 2-4 श्लोक पीछे जाके, भेषज में जाके वहाँ पे बात करूँ? मैं तो यहीं पे बात करूँगी। मेरे पास ये 2 श्लोक हैं और इसमें अगर इन्होंने बोला है तो जनरली क्या होता है कि आचार्य पहले कोई चीज़ बोलते हैं, उससे रिलेटेड अगर उन्हें कोई चीज़ बोलनी होती है तो उसी से नेक्स्ट श्लोक के अंदर वो बोलते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग गंगाधर आचार्य ने बोला कि यहाँ पे इन्होंने बोला है रसायन और वाजीकरण और रसायन की बात की है, तो मैं तो यही लूँगा कि जो ड्रग्स रसायन के लिए वाजीकरण के लिए यूज़ होती है, वही ड्रग्स रसायन के लिए यूज़ होती है और जो रसायन के लिए यूज़ होती है, वही वाजीकरण के लिए यूज़ होती है। और इनका पॉइंट ऑफ व्यू एक टाइप से सही भी है। ऐसी ड्रग्स हैं, जिनका अगर हम अनुपान वगैरह चेंज कर दें, मात्रा चेंज कर दें, तो वो इनमें वाइस वर्सा यूज़ होती है। इसके एग्ज़ाम्पल्स हम आगे देखेंगे। ठीक है? इसके बाद आचार्य ने अगले श्लोक में 2 श्लोकों में एक्सप्लेन किया। एक बात और, ये हमारे काशीनाथ की बुक है और इसके अंदर जो भी ये स्टार वाले क्वेश्चन जो श्लोक है ना, आप और कुछ पढ़े ना पढ़े, प्रवर बुद्धि हो या अवर बुद्धि हो, इनको ज़रूर फ़ोकस से पढ़ना। इनसे एआई-पीजीटी के अंदर क्वेश्चन्स आने के चांसेस रहते हैं। ये ऐसे श्लोक्स हैं जिनके अंदर से क्वेश्चन आया है, तो इन पे हम थोड़ा फ़ोकस करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे आचार्य ने इन 2 श्लोक के अंदर रसायन के गुण भी बताए हैं और रसायन की परिभाषा भी बताई है, ठीक है? इसके गुण क्या-क्या? दीर्घ आयु, आयु दीर्घ होनी चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए, मेधा बढ़नी चाहिए, आरोग्य मिलना चाहिए, तरुण वय होनी चाहिए, प्रभाव, व्रण और सौर उदारी है वो अच्छा होना चाहिए, देह और इंद्रिय का बल परम होना चाहिए, वाक की सिद्धि होनी चाहिए, प्रणीति हमारे अंदर प्रणीति, नम्रता आनी चाहिए, कांति शरीर के अंदर सुंदरता आनी चाहिए। ये सारे लाभ जब जो जिससे हमें मिलते हैं, उसको हम रसायनात बोलते हैं। और ये बीच में ना, लभते ना रसायनात, इस ना का मतलब ये नहीं है कि ना रसायनात, इसको हम रसायन नहीं बोलेंगे, इस ना का मतलब है नर, नाना नाना पे मत जाना, नाना को नर बना लेना।
और हम इस श्लोक को रीड कैसे करेंगे? दीर्घम आयु समृद्धिम मेधा आरोग्यम तरुणम वय, यहाँ पे कौन है? प्रभावर्ण सवरोदार्यम देह इंद्रियम बलम परम वाक सिद्धिम प्रणीति कांति लभतेना रसायनात् लाभोपायो हि सस्तानाम रसादीनाम रसायनम। ये जो है, ये हमारे प्यारे रसायन की डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है? लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादिनाम रसायनम, मतलब जिससे हमें लाभ मिले। किससे मिलेगा? उपाय से। जिस उपाय से हमें लाभ मिले, किसमें? रसादी धातुओं के पोषण में, उसको हम रसायन बोलेंगे। यानी कि रसादी धातु के पोषण के लिए, उनकी वृद्धि के लिए, उनके जो गुण है उनको बढ़ाने के लिए हम जो उपाय करते हैं जिससे हमें लाभ मिलता है, उसी को हम रसायन बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक और थोड़ा विमर्श आता है। एज पर आचार्य शारंगधर, एक श्लोक दे रखा है, रसायनम च तत्ज्ञेयम यत जरा व्याधि नाशनम। इसका मतलब है कि रसायन वह है जो बुद्धि को बढ़ाए और जो जरा मतलब बुढ़ापा, आयु, अधिक आयु और व्याधि का नाश करे, वही रसायन है। अब यहाँ तक बात ठीक थी, गड़बड़ कहाँ पे? आचार्य ने, ये क्वेश्चन आया हुआ एक्चुअली एआईपीजीटी के अंदर, शायद मे बी 2020 के अप्रॉक्स। इसमें क्या आया था? रसायनम च तच्केयम यत जरा व्याधि विध्वंसी। अगर ये नाशनम वर्ड है तो आचार्य शारंगधर के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर विध्वंसी वर्ड आ गया तो आचार्य भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर लगाना है। इसका रेफरेंस पूछा गया था, सो बी फोकस्ड ऑन इट। दूसरा, बाजीकरण की परिभाषा। मोस्ट टफेस्ट एआईपीजीटी एग्जाम का मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन, बाजीकरण की परिभाषा कौन से चैप्टर में? एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग आंसर, रसायन। सो बी फोकस्ड ऑन इट। ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा गया है, रेफरेंस देखिए, एक बार ये आया है और एक बार ये आया है, ये दोनों जो मैंने हाईलाइट किए। ये क्वेश्चन हमारा बना था, ये यश श्रियम बलम पुष्टि बाजीकरणम में होता था, ये लाइन देखिए, इसका रेफरेंस पूछा था। इसका मतलब है इसकी जो सॉरी इसका मतलब है ये जो लाइन है ये कहाँ दिखी, इसका रेफरेंस क्या था? इसका रेफरेंस था चरक चिकित्सा स्थान फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, रसायन का अव्यय अमल के। तो इस पे हम थोड़ा फोकस करेंगे और इसको याद करेंगे। जो बाजीकरण की डेफिनेशन है वो बाजीकरण चैप्टर में ना देके रसायन चैप्टर में दी हुई। अब ये डेफिनेशन क्या है? अपत्य संतान करम यत सत से पर हर्षणम बाजी वाति बलो येन याति प्रतिहत स्त्रियम भवति अति प्रिय स्त्रीणाम येन येनुपचिते जीर्य तो अपश्य शम शुक्रम फल वेदेन दृश्यते। यहाँ पे क्या होगा? अपत्य कर्म, अपत्य कर संतान, मतलब इसका मतलब है कि वह बेश जिससे बहुत सारे संतानों की हमें प्राप्ति हो, से प्रहर्षणम, उसका उनका हमें सुख प्राप्त हो, हमें हर्ष प्राप्त हो, जो शुक्र धातु है उसकी वृद्धि हो। वाजिकर अति ये जो वाजिकर बेसिकली वाजी जो है वो घोड़े के लिए यूज होता है कि जो मैथुन कर्म है वो घोड़े के समान हो। यत प्रतिहत स्त्री, स्त्रियों में प्रियता बढ़े, भक्ति अप्रिय स्त्री मतलब भक्ति अति प्रिय स्त्री नाम, स्त्रियों के बीच अति प्रिय मनुष्य हो जाए। ठीक है। और जिससे ये नोपचिते, ये नोपचिते, जिससे शरीर के अंदर धातुओं की पुष्टि हो, जीर्य तो अब क्षयम शुक्रम, जिससे शुक्र का क्षय न हो। कब? जीर्य तो जीर्ण होने पर, मतलब वृद्ध होने पर भी जब शुक्र का क्षय न हो, उस टाइम पे भी अगर कोई चाहे तो वो अपनी संतान फल वेदेन दृश्यते, उस टाइम पे भी अगर कोई फल वेदेन क्या कि इसका हमें फल मिले। फल क्या मिलेगा? बाजीकरण का फल एक ही मिलेगा, भाई संतान हो जाएगी। तो वो फल हमें जीर्ण अवस्था, वृद्धावस्था में भी प्राप्त हो तो उसको हम बाजीकरण कहेंगे। ठीक है। प्रभूत शाख शाखीय विहीन, बहुत सारी शाखा हो जाए। क्या मनुष्य की शाखा हो जाएंगी? उसके 4 की जगह 8 हाथ हो जाएंगे, सॉरी हाथ पैर दोनों मिला के 8 नहीं। इसका मतलब है कि उसकी जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा बेटे हों ऐसे। मतलब उसके जाने के बाद भी जब कोई पूछे ये डॉक्टर है, ये इंजीनियरिंग है, ये टीचर है, ये सब किसके? इस एक ही इंसान के पोता पोती है। तो ऐसे करके उसकी बहुत सारी शाखाएं हो जाएंगी। ठीक है। इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो समझने वाली चीज है, पहले वाले से भी अच्छी, वो है ये प्रजा नाम सुबहुप्रज।
ये समझने वाली चीज़ क्या है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो मतलब दिया हुआ है ना वो ये है कि बहुत सारी प्रजा होनी चाहिए, मतलब नंबर बहुत सारा होना चाहिए। आचार्य का नंबर से मतलब नहीं था। आचार्य का मतलब था कि जो संतान है उनका वो मैक्सिमम नंबर होना चाहिए जिसे हम सुखपूर्वक, जिसका हम पालन-पोषण, भरण, विद्या प्रदान ये सब हम कर सकें। ऐसा नहीं है कि आपने संतानें तो 10 पैदा कर दी, पाल आप 1 को नहीं सकते, तो हमें वैसा नहीं करना है। इसका मतलब है कि अगर आप 2 को पाल सकते हो तो 2, 10 को पाल सकते हो तो 10, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने जो रिसोर्सेज़ हैं, सोर्सेज़ हैं, उनके हिसाब से आप संतान की उत्पत्ति करो। ठीक है? इसका ये थोड़ा रेफ़रेंस पढ़ लेना यार। आजकल जो हमारा भारतवर्ष है वो फैमिली प्लानिंग पे काम कर रहा है। बाजीकरण बोल रहा है बच्चे बढ़ाओ, इंडिया बोल रहा है बच्चे घटाओ, पता नहीं क्या करना है। पर ये जो मैं बोल रही थी वो यही है कि इस जो बहुप्रज है, सुबहुप्रज है, बहुप्रज नहीं लिख के आचार्य ने सुबहुप्रज इसीलिए लिखा है क्योंकि इसका मतलब ये देखो यही है। इसका अभिप्राय ये भी हो सकता है कि संतानों की संख्या उतनी ही हो जितनी का भरण-पोषण सुंदर व स्वस्थ रूप से हो सके। चरक के समय भारतवर्ष की स्थिति ऐसी रही होगी जिस टाइम पे अधिक संतान उत्पन्न करना अच्छा माना जाता है। तो इस वजह से बाजीकरण की आवश्यकता रही। आवश्यकता आज भी है क्योंकि आज भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है मर्दों में। रसायन और वाजीकरण चैप्टर का अब हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। इसमें क्या है, स्वस्थ पुरुष में प्रशस्त भाव को बढ़ाने वाले स्वस्थस्य ऊर्जस्करम तदेव द्विविधम प्रोक्तम औषधम। जो औषध है, जो मेडिसिन्स हैं, उनका वर्णन हमें यहाँ पे मिलता है। श्लोक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये विमर्श। विमर्श के अंदर इन्होंने क्या बोला है कि जो रसायन जिसकी हमने पहले बात की थी चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कि भई रसायन और वाजीकरण का वर्णन यहाँ पे पहले हमें देखने को क्यों मिलता है? तो ये हमें देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि जो रसायन है वो गौण रूप से व्याधि का नाश करता है और महाफलदायी होता है, इसीलिए इसका संक्षेप में वर्णन हमें यहाँ मिलता है। और यहाँ पे जो इसका वर्णन है वो किसके नाते हुआ? सूची-कटाह ने। अब ये न्यूटन के लॉ जैसा है। कैसे? देखो जैसे हम इसको थोड़ा डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे सूची और कटाह, सूची का मतलब है निडल और कटाह का मतलब है कढ़ाई। मेरी हिंदी अंग्रेजी पे मत जाना, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कढ़ाई। ये ऐसे बोलता है कि जैसे मान लो हमें आज एक ऑर्डर आता है कि भई हमें ये निडल और कढ़ाई, मतलब निडल, सुई और कढ़ाई हमें दोनों चीज़ें बनानी है। तो हम क्या करेंगे? जो कढ़ाई है वो बड़ी है, बनने में टाइम लगेगा। निडल है, छोटी-सी है, जल्दी बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, वही पहले जो छोटी चीज़ है ना, इसको निपटा देते हैं। फिर बड़ी चीज़ पे फ़ोकस करेंगे। मतलब इसको भी कर लेंगे बाद में। एट लीस्ट ये तो होगा ना कि भई 2 में से 1 चीज़ हमारी हो गई। ये सेम ऐसे ही है जैसे एग्ज़ाम टाइम पे हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को करते हैं, फिर उसके बाद जो बाकी बच जाते हैं, उन चैप्टर्स को सबको एक साथ लपेटते हैं। कि जो भई पहले जल्दी होने वाली चीज़ है ना, एक बार उसको लपेटो। तो सूची कटा दो। ऐसे ही अब रसायन वाजीकरण 2 चैप्टर्स हैं, बाकी चिकित्सा तो हज़ारों रोगों की है। तो सभी की चिकित्सा को एक्सप्लेन करने से पहले आचार्य ने रसायन और वाजीकरण को एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हो गया सूची कटान है। अगर कोई पूछे कि भाई रसायन और वाजीकरण ये तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए है, तो चिकित्सा स्वस्थ व्यक्ति की थोड़ी ना करते हैं। तो इनको चिकित्सा स्थान में क्यों एक्सप्लेन किया? उनके मुँह पे फेंक के मारना सूची कटान न्याय की वजह से। क्यों? अब ये तुम ढूँढते रहो। नॉन मेडिकल वालों को उल्लू बना दो। दूसरा, अब हमारे पास अगला बहुत इंपॉर्टेंट आता है अभेषज। अभेषज ऐसे में क्यों है? सबसे पहले जो हमने बात की थी, भेषज क्या है? औषध है, मेडिसिन है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। अभेषज क्या है? जो भी औषधि उल्टा है। अभेषजम इति गेयम विपरीतम यत् औषधात्। औषध के उल्टा जो भी है वही अभेषज है। इसका अब अभेषज किसको बोलते हैं? जो भी धातु को प्रदूषण धातु प्रदूषण वाले जो भी द्रव्य हैं, जो द्रव्य हमने 3 टाइप के देखे थे प्रभाव वेद से, किंचित दोषप्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम और स्वस्थश्चकरम। तो उनमें से जो धातु प्रदूषण कर वाले थे ना, वो सारे अविभाज्य के अंदर काउंट होते हैं, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरा, अब यहाँ से हम रसायन चैप्टर का पता नहीं यार कितनी बार शुरू होगा अच्छे से, पर ये फाइनल है। जो रसायन है वो यहाँ से शुरू होता है कि जो रसायन है वो 2 टाइप का होता है, रसायनानाम द्विविधम। आज इस चैप्टर में हर चीज़ 2 टाइप की है, पता नहीं कौन-सा इत्तेफाक है।
रसायनानां द्विविधं प्रयोगं ऋषु विदुं कुटिप्रावेशिक च एव वातात्विकम एव च। तो यहाँ पे दो कौन-कौन से रसायन के प्रकार, एक कुटी प्रवेशिक है, एक वातात्विक है। कुटी प्रवेशिक बोले तो जो कुटी के अंदर यानी कि इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट। और वातात्विक क्या है? आउटडोर, आउटडोर मैनेजमेंट। ये हमारी ओपीडी के जैसे काम करता है और ये हमारी आईपीडी के जैसे काम करता है। ठीक है। अब इनमें से बेटर तो देखो आईपीडी के अंदर है, पेशेंट हमारी नज़रों के सामने रहेगा 24 आवर्स, तो हम उसको अच्छे से एग्ज़ामिन कर सकते हैं, मेडिसिन्स उसने ली, नहीं ली, सब हम देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसके इफ़ेक्ट क्या आ रहे हैं। आउटडोर में क्या, पेशेंट गया, हमने मेडिसिन दे दी, पेशेंट ने नहीं ली, क उखाड़ लो उसका क्या करो? कुछ नहीं कर सकते, दोबारा दे दो, पैसे तो सामने वाला दे रहा है, लूटो, भर-भर के लूटो। दूसरा, अब यहाँ पे एक बात आती है कि रसायन और वाजीकरण में रसायन को प्रधान बोला है वाजीकरण से। क्यों बोला है? एक हम दे चुके हैं इसका रीज़न, वो जो रसायन है वो सारी धातु पे काम करते हैं, वाजीकरण एक धातु पे काम करते हैं, सो इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं। दूसरा, एक यहाँ पे भी आचार्यों ने दिया है इसके विमर्श के अंदर कि जो रसायन है ना, वो सात्विक गुणों वाला है और जो वाजीकरण है ना, वो राजसिक गुणों वाला है। तो इसीलिए हमने रसायन को प्रधान बोला है क्योंकि सत्व गुण प्रधान है, खत्म। दूसरा, यहाँ पे आचार्य चरक जी ने तो नहीं बताया, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने बताया कि देखो, हमने किसको देना है, तो क्या देना है, ये तो हमने देख लिया। बट किसको नहीं देना है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आचार्य सुश्रुत जी ने चिकित्सा स्थान के चैप्टर 30 के अंदर श्लोक नंबर 4 के अंदर एक्सप्लेन किया है। क्या एक्सप्लेन किया है? कि किन पेशेंट को हमें रसायन नहीं देना है। तथ्यता यथा अनआत्मवान को आलसो दरिद्र प्रमादी व्यसनी पापकृत भेषज अपमानित च इति सप्तभिरेव कारणै संपद्यते। कि जो ये 7 प्रकार के व्यक्ति हैं, इनको हमें रसायन नहीं देना है। अनआत्मवान जो आत्मवान ही नहीं है, आलसी हैं, दरिद्र हैं, प्रमादी हैं, व्यसनी बहुत ज़्यादा व्यसन में इन्वॉल्व रहते हैं, मत कर्म में इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत ज़्यादा पाप करते हैं, भेषज का अपमान करते हैं, चिकित्सक की नहीं सुनते, उनको जाने दो, मरने दो सालों को। दूसरा, एक है पूर्वे वैसी मध्य व मनुष्य रसायनम। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार, यूट्यूब पे भी मैंने देखा है, कुछ और डॉक्टर्स भी बोलते हैं, वो बोलते हैं कि बच्चों को रसायन नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं है। यहाँ पे आचार्य ने साफ-साफ लिखा है कि रसायन देने की उम्र क्या है, वय क्या है। तो इस पे आचार्य ने बताया पूर्वे वय से। पूर्वे वय से मतलब बाल, बाल अवस्था। मध्य, मध्य मतलब मध्यम अवस्था। इन दोनों अवस्था में हमें रसायन का प्रयोग करना चाहिए, हम कर सकते हैं। बाल अवस्था में जो हम प्रयोग नहीं कर सकते वो है वाजीकरण। वाजीकरण हमें मध्य अवस्था में प्रयोग करना चाहिए और अगर हमने इसको अच्छे से किया तो इसका इफ़ेक्ट हमें वृद्धावस्था में देखने को मिलेगा, जो कि हमने डेफिनिशन में बात की थी। कि भई बहुत आगे तक जीर्ण होने के बाद भी जो शुक्र है उसका क्षय ना हो, वृद्धावस्था आने के बाद भी शुक्र का क्षय ना हो, तो वो कब होगा? जब हमने मध्यम अवस्था में वाजीकरण का प्रयोग किया है। लेकिन रसायन का प्रयोग हम दोनों में करेंगे, बाल अवस्था में भी करेंगे और मध्यम युवा अवस्था में भी करेंगे, ओके? इसके बाद ये एक थोड़ा फ्लो चार्ट आचार्य ने दे रखा है बुक के अंदर। हमने अब तक पढ़ा भेषज, अभेषज। अभेषज के 2 प्रकार बाधन, सानुबाधन। बाधन बोले तो गले को बाँध देना है, तुरंत मर जाएगा। सानुबाधन तुरंत नहीं मारना है, तड़पा-तड़पा के मारना है। तड़पा-तड़पा के कैसे मारेंगे? उसको विष दे दो। कौन-सा? धीरे-धीरे से काम करे, दूषी विष दे दो उसको, गर विष दे दो। धीरे-धीरे तड़प-तड़प के मरेगा। चलो छोड़ो। भेषज के 2 प्रकार होते हैं, स्वस्थस्य ओजस्कर और आतुरस्य रोगमुक्त। इसमें स्वस्थस्य की हम बात करेंगे, स्वस्थ व्यक्तियों के लिए हम बात करते हैं रसायन और वाजीकरण की। और रसायन में अभी हम यही चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसके 2 टाइप है, कुटी प्रावेशिक और वातात्विक। अब यहाँ पे कुटी प्रावेशिक की जब हम बात कर रहे हैं, तो कुटी प्रावेशिक के लिए पहले कुटी होनी चाहिए। तो कुटी के निर्माण की विधि व स्थान हम यहाँ पे बात करेंगे। क्या है? अब कुटी हम कहाँ पे बनाएँगे? उसकी प्रॉपर विधि और स्थान क्या है? तो इसका है नृप वैद द्विजातीनाम साधुनाम पुण्य कर्मणाम। इसका मतलब है जहाँ पे नृप रहता हो, राजा हो, जहाँ पे वैद्य हो, द्विजाति मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये सब रहते हो, जहाँ पे साधु हो, पुण्य कर्म होते हो, ऐसे स्थान पे कुटी बनाएंगे। दूसरा और कंडीशंस क्या क्या? निवासे निर्भय सस्ते।
जहाँ पे निर्भय से ऐसा नहीं है कि लड़ाइयाँ चल रही हैं, गुंडे आके डेली लूट-मार मचा रहे हैं, वहाँ पे कुटी बनानी नहीं बनानी है, लुट जाओगे। कुटी कहाँ पे बनानी है? जहाँ पे निर्भय से, बिना किसी भय के सभी लोग निवास करते हों। सस्ते, उत्तम हों, प्राप्य उपकरणे पूरे, जहाँ पे सारे के सारे उपकरण, सारी मेडिसिन्स जो हमें चाहिए, वो ईज़िली अवेलेबल हों, ऐसी जगह पे। दिशि पूर्वो उत्तरश्च, ये थोड़ा हम ध्यान दे लेंगे, जो इसकी दिशा है, सॉरी, जो दिशा है वो पूर्व उत्तर होनी चाहिए। और बाकी एक बात बताऊँ, जितनी भी शुभ कर्मों की चीज़ें हैं, हवन वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, तो ज़्यादातर में दिया बाती करना है या फिर कुछ जैसे हम बात करेंगे, जब सूत्र स्थान पढ़ेंगे, अभी फाइनल ईयर का निपटाते हैं, तो जब भी हम देखेंगे ना, तो जनरली जो डायरेक्शन है ना, वो या तो पूर्व दी होगी या फिर उत्तर दी होगी। तो ये हमें थोड़ा जनरल कांसेप्ट हम ले सकते हैं। एक कुटी स्वेद आएगा, वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन आएगा। तो वहाँ पे कुटी तो पूर्व और उत्तर में ही है, जो तालाब है ना, वो दक्षिण और पश्चिम दिशा में, तो वहाँ पे हम थोड़ा फ़ोकस कर लेंगे। बाकी मेनली दिशा 2 यही रहती है, ठीक है? सुभूमि, भूमि अच्छी होनी चाहिए, कुटी अच्छी बननी चाहिए, उसका जो विस्तार और उत्सेद है वो संपन्न, यानी कि उसकी लंबाई और ऊँचाई पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है छोटे-छोटे कमरे बना के डाल दिए। त्रिगर्भा, 3 गर्भ, 3 गर्भ कैसे होंगे? एक कुटी के अंदर दूसरी कुटी, हमें ऐसे बनाना है। सूक्ष्म लोचना, उसके अंदर छोटे-छोटे झरोखे होने चाहिए। घन भित्ति, दीवारें मोटी-मोटी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मृदु सुख अच्छी, सुखपूर्वक होनी चाहिए। सुस्पष्ट, मन सक्रिय, स्पष्ट होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि वो हमारे मन को प्रिय लगे। ऐसा नहीं है कि हमें लग रहा है कि जेल में डाल दें, जेल में नहीं डालना है, इलाज करना है पेशेंट का। तो अच्छा हॉस्पिटल बनाना है। शब्दादीनां असस्तानाम अगम्यानाम, वहाँ पे जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं वो बहुत ही शालीन और उचित होने चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए मतलब अनुचित शब्द या फिर अनुकूल शब्द, हमें अप्रिय वर्डों का यूज़ नहीं करना है। स्त्री विवर्जितम, स्त्रियों का विवर्जित कहाँ पे? जहाँ पे पुरुषों का हमने हॉस्पिटल बनाया। जहाँ पे फीमेल्स का बना है वहाँ पे ओनली फीमेल्स अलाउड, मेल्स नॉट अलाउड। जहाँ पे मेल्स का बना है वहाँ पे फीमेल्स नॉट अलाउड, ठीक है? इष्ट कर्णुक्ताम सज्ज वैद्य औषध द्विजाम, वहाँ पे सारे उपकरण होने चाहिए और वैद्य, उच्च कोटि का वैद्य और उच्च कोटि की औषधियाँ वहाँ पे हमें मिलनी चाहिए। इसमें याद करने का ये डायरेक्शन वाला है जो कि जनरल कॉन्सेप्ट है, खत्म। इसके बाद कुटी में प्रवेश, अब स्थान हमने ढूँढ लिया, कुटी हमने बना ली, इसमें प्रवेश कैसे करेंगे? यहाँ पे उन्होंने बताया कि उदक गायने, जब जो आयन है वो अच्छा हो, उदक उदय होने वाला हो, उत्तरायण हो। शुक्ल, जो पक्ष है वो शुक्ल होनी चाहिए, जो तिथि और नक्षत्र है वो पूजे जाने वाले होने चाहिए। मुहूर्त कर्णोपते, मतलब शुभ मुहूर्त होना चाहिए, उपयुक्त तिथि होनी चाहिए, नक्षत्र वगैरह सब कुछ अच्छे होने चाहिए। प्रशस्यते कृतवाप्नम, धृति समृति बलम कृत्वा शतधान समाहितम, अपने शरीर के अंदर धृति, समृद्धि और बल को समाहित करके विधुये मनसान दोषान, हमारे जो मन के दोष हैं उनको दूर करके मैत्री भूतेषु चिंतयन्, किसका? देवता पूजयित्वा अग्रे द्विजातिश्च प्रदक्षिणम। इसका मतलब है कि जो हमारे पूजे जाने वाले हैं, जो हमारे देवता हैं, पूजनीय बुजुर्ग हैं, पितृ वगैरह हैं, उनका चिंतन करके अपने मन मानस रोगों को दूर करके प्राणी मात्र की कल्याण की कामना करते हुए देवता और ब्राह्मण की पूजा करके हमें जो कुटी है उसके अंदर प्रवेश करना चाहिए। इसके बाद आता है रसायन प्रयोग से पहले शोधन। रसायन प्रयोग से पहले हम शोधन का क्या करेंगे कि जैसे मान लो हम रोगी है, कोई भी मान लो पेशेंट है, पेशेंट भी नहीं बोल सकते यार, मतलब कोई भी एक बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है, उसको हमें रसायन देना है। अब सोचो उसके स्रोत से बंद है, देते रहो उसको रसायन, इम्पैक्ट ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो व्यक्ति है उसके स्रोतस वगैरह खुले होने चाहिए, शरीर की शुद्धि होनी चाहिए, जाठराग्नि, सोचो किसी को हमने दे दी, हरित की दे दी, आम्ल की दे दी, काम ही नहीं कर रही क्योंकि जाठराग्नि मंद है। ऐसे पेशेंट को तो हम रसायन नहीं दे सकते ना। तो इसीलिए आचार्य ने ये थोड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बोली है कि रसायन से पहले हमें उसके जो व्यक्ति है उसके शरीर का हमें शोधन करना है। तस्याम संशोधने शुद्धम सुखी जात बल पुनः, कि हमें जो पेशेंट है उसके शरीर का शोधन करके उसको शुद्ध करना है, उसको सुखी करना है, उसका जो बल है उसको पुनः प्राप्त करना है। उसके बाद हमें रसायनम प्रयोजितम तत्परवेश्यामि शोधनम, शोधन के बाद ही हमें रसायन का प्रयोग करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है जब हमें इसे हिंदी में पढ़ते हैं, कैसे?
यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है कि हमने जो कुटी में प्रवेश किया, करने के बाद हमें संशोधन देना है। संशोधन का मतलब क्या है? अर्थात वामन विरेचन, अस्थापन, शिरोविरेचन। इससे हमारा शरीर हो गया शुद्ध और उसके बाद हमें कोई कष्ट नहीं है, हमारा बल है वो हमें मिल गया और अब हम रसायन का सेवन कर रहे हैं। कन्फ्यूजन आता है यहाँ पे। संशोधन वर्ड, अब यहाँ पे इन्होंने संशोधन की औषध दे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ पे हम उसको वामन दे रहे हैं, विरेचन दे रहे हैं, बस्ती दे रहे हैं, नशे क्या दे रहे हैं। सिर्फ मेडिसिन बता दी, एक चूर्ण बता दिया, हरितक्यादि। हरितक्यादि चूर्ण तो बोल दिया कि भाई हमें ये चूर्ण देना है, लेकिन क्या देना है, क्यों देना है, किस दिन में देना है, वामन देना, विरेचन, वो नहीं बोला है। तो इसको हम अच्छे से ना पंचकर्मा के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे जब हम पढ़ते तो वो एक सेपरेट टॉपिक है, वहाँ पे हम इसको ऐसे ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसको डिस्कस करने बैठ गए तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो एक बात के लिए, अभी के लिए हम यहाँ पे जो ये लाइन है ना, इसको कट कर देते हैं। हम सिर्फ क्या समझेंगे कि जो हम दे रहे हैं ना, संशोधन दे रहे हैं, शरीर की शुद्धि हो रही है और जो हमारा बल वगैरह है वो हमें सब मिल रहा है, और वो संशोधन जो हम दे रहे हैं उसके लिए हम तो क्या कर रहे हैं, उसके लिए मेडिसिन क्या यूज कर रहे हैं, वो हम यूज करें हरितक्यादि चूर्ण। इसका नाम ये देखो, इसका नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है, हरितक्यादि चूर्ण। ठीक है, तो इसका हम पहले पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा ये। हरित के नाम चूर्णानि सैंधव आम्लक गुणम वचाम विडंगम रजनीम पिपलिम विश्व भेषजम। जो हरितकी है, हरितकी का चूर्ण लेना है, सैंधव अम्ल लेना है, आम्लक लेना है, गुड़ लेना है, वचा वचा मीठे वाला लेना है, विडंग रजनी, रजनी हम विश्व भेषज छुटी को बोलते हैं, रजनी हरिद्रा को, हरिद्रा रजनी का दूसरा नाम है। पिपली को लेना है विश्व भेषज शूठी। फर्स्ट ड्रग जो मैंने आयुर्वेद की याद की थी और मुझे समझ नहीं आई थी कि शूठी को अदरक बोलते हैं, सूखी हुई अदरक को हम शूंठी बोलते हैं। मुझे नहीं पता था, आपको पता है, अच्छी बात है। इसलिए विश्व भेषज जो विश्व में हर जगह पाई जाती है, इसका नाम है। इसको हमें लेना है, किसके साथ लेना है, उष्ण अम्बु। उष्ण अम्बु के साथ जब हम हरित का चूर्ण जो अभी हमने इन कुछ ड्रग से बनाया, इसको हम लेते हैं। कब लेना है? पहले हमें स्नेहन और स्वेदन लेना है। स्नेहन और स्वेदन के बाद हमें ये संशोधन की ड्रग हरितक्यादि चूर्ण लेनी है। उष्ण जल के साथ इसका सेवन करना है। सेवन कब तक करना है? जब तक हमारा जो शरीर है शुद्ध शरीर है, कृत शरीर का शोधन न हो जाए। और शरीर का शोधन होने के बाद हमें संसर्जन कर्म लेना है। ठीक है, और संसर्जन कर्म कब तक लेना है? त्रिरात्र, पंचाह और सप्ताह। या तो हमें 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। ये वैसा ही कंसेप्ट है जैसे हम बोलते हैं ना, शुद्धि के हिसाब से भाई कैसे शुद्धि हुई है, कितने दिन हमने स्नेहन स्वेदन लिया है, ये प्रकृति के हिसाब से भी, कोष्ठ के हिसाब से बहुत सारे बेसिस पे डिफाइन करता है। हम बोलते हैं ना कि हर्षो मात्रा 3 दिन, 5 दिन, मध्यम 7 दिन, और ये प्रवर हो गई। ठीक है, तो ये हम पंचकर्मा में अच्छे से समझेंगे। अभी यहाँ पे हम एक जस्ट फास्ट रीडिंग के वे में ले लेते हैं कि 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन हम स्नेहन स्वेदन का और संशोधन द्रव्यों का यूज करेंगे। इसके बाद हम संसर्जन कर्म भी इसी हिसाब से करेंगे। और दूसरा एक चीज, अब मान लो कि व्यक्ति का 7 दिन में भी उसका शोधन नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। हमारा जो मेन मकसद है ना वो शुद्धि करना है। जब तक शुद्धि नहीं हो जाती, यहाँ पे देखो आचार्य ने दिया है वाह, या फिर पुराणस्य यवत शुद्धस्तु वर्चस्य, जो पुराना मल है जब तक उसकी शुद्धि ना हो जाए तब तक हमें ये फॉलो करना है, उतने डेज तक हमें ये फॉलो करना है। क्या करना है? और संसर्जन कर्म में हम क्या करेंगे? हम देंगे यवागु, जो सर्पिश है, जो पुराण घृत है, उससे सिद्ध जौ का यवागु हम पेशेंट को खाने को देंगे। और वो देंगे जब तक उसका जो पुराना मल है उसकी पूरी तरीके से शुद्धि न हो जाए, उसका जो कोष्ठ है वो शुद्ध न हो जाए। ठीक है, अब और ये किसके बेसिस पे देंगे? वय, प्रकृति, सातवें और के ज्ञान को, मतलब इन तीनों के हिसाब से हम ये योग बनाएंगे। पेशेंट को कितने दिन तक देना है ये डिसाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे श्लोक में ना कहीं भी जो संशोधन की ड्रग है ना, इसकी मात्रा नहीं दी हुई है आचार्य ने, लेकिन जब हिंदी की बात करते हैं ना, यहाँ पे 1 तोला मात्रा दी हुई है। ये जनरल मात्रा है, ऐसा नहीं कि हर पेशेंट को 1 तोला ही देना है।
वो हम अमाउंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी ये जनरल अमाउंट है 1 तोला, ठीक है? उसके बाद हरितकी के गुण। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में करने वाले हैं, तो अभी हरितकी के गुण पढ़ने के बाद इसमें यहाँ से शुरू हो जाते हैं हमारे योग। तो हम आज इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम हरितकी के गुण देख लेते हैं। हरितकी के गुण क्या-क्या? हरितकी में पंचरसा 5 रस हैं इसके अंदर। 5 रस कौन-कौन से हो जाएँगे? मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय। एक रस कौन-सा नहीं है? लवण, अलवण, हरितकी अलवण, लवण इसके अंदर एब्सेंट है। इसका वीर्य क्या है? उष्ण, शिवाम, हमारे लिए कल्याणकारी, दोषों का अनुलोमन करती है, लघु है, विद्यात, दीपन पाचन, दीपन और पाचन करने वाले हैं, आयुष्याम, आयु को बढ़ाने वाली, पौष्टिक है, हमारे लिए पोषण देने वाली, धन्याम वयस स्थापनी परम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक आरएसएससी का एग्जाम करके होता है, उसके अंदर ये 2011 के अंदर क्वेश्चन आया था कि जो हरितकी है वो ये देके पूछा था कि वयस स्थापनी पराम ये किसके रेफरेंस में, ये कार्य कौन करता है? इसके अंदर जो एग्जाम्पल जो ऑप्शन दिए थे ना वो भी बड़े खतरनाक। सबसे पहला ऑप्शन था गिलोय। गिलोय आता है, गिलोय भी वय की स्थापना करता है, तो वो आंसर जा सकता था। अब कोई इससे बच गया तो आमलक, आमलक। सेकंड ऑप्शन इसका आमलक दे रखा था। आमलक तो हम बोलते ही हैं। अभी मैंने भी बोला था फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि सबसे पहले क्या है, जो हरितकी है वो पथ्या नाम है, आम्ल की वय स्थापना नाम। तो वहां से बहुत सारे बच्चे इसका आम्लक आंसर करके आए थे, लेकिन आंसर ये नहीं था। अगर वहां पे पूछा जाता वय स्थापना नाम तो हम आंसर आम्लक कर देते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर श्लोक की लाइन उठा के दी थी, इसीलिए श्लोक रीड करना जरूरी है। वरना हमें जो कंटेंट है वो तो हिंदी में भी मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम को अगर हमें क्रैक करना है ना, तो हमें जो श्लोक है उसके वर्डिंग प्रॉपर हमें पता होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको ज्यादातर श्लोक से पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो वैस स्थापनी पराम ये आया था हरितकी के लिए। थर्ड ऑप्शन इसका सही करेक्ट आंसर है। सर्व रोग पर्शमनि बुद्धि इंद्रिय बलम प्रदान, ये क्या कहते हैं, सारे रोगों का पर्शमन करने वाले। ऑफ कोर्स अगर रसायन की प्रधान ड्रग है, हरितकी है, अभ्या है, तो ये सारे रोगों का शमन करती है, सभी धातु को पोषण करती है, बुद्धि और इंद्रिय का बल को बढ़ाती है, उसको परम बनाती है। अभी यहाँ पे कुछ मेडिसिन्स भी सॉरी मेडिसिन बोल रही हूँ, यहाँ पे कुछ डिजीजेस आचार्य ने बताई हैं जिनके अंदर हल्दी का यूज करते हैं। इनके अंदर एक थोड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो है पुराण विषम ज्वर। जो पुराना विषम ज्वर है ना उसके अंदर हरित की यूज होती है। ये फोकस करने वाली चीज क्यों है? क्योंकि अगर विषम ज्वर नया है तो उस टाइम पे हम हरितकी का यूज नहीं करेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे? नव ज्वर के अंदर हरितकी नहीं देनी है, तो ये थोड़ी फोकस करने वाली चीज है। पुराण विषम ज्वर है तो हम हरितकी देंगे, लेकिन अगर नव विषम ज्वर है तो हम हरितकी नहीं देंगे। बाकी हम एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं। कुष्ठ, गुल्म, उदावत, शोष, पांडुवाम्य, मद, अर्शी, ग्रहणी रोग, पुराण विषम ज्वर, हृदय रोग, शिरोरोग, अतिसार, अरोचक, काश, प्रमेह, अनाह, प्लीहा, उदर, उदर कितने 9 प्रकार के उदर, कफ, प्रसेक, वैश्य, विवर्ण, कामला, कृमि, शवथु, तमक, छर्दी, क्लेब्य, अंगावसादन, स्त्रोतो विबंध, इन सब में प्रलेप, हृदयोरस है, समृद्धि, बुद्धि, प्रमोह, मतलब समृद्धि बुद्धि का अगर नाश हो जाए, मतलब ये बोलते हैं ना कि हम बोल रहे हैं, सामने वाला सुन रहा है, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा है, उसको पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि हम क्या बोल रहे हैं, तो उस टाइम पे भी हम हरितकी का सेवन उसको दे सकते हैं, ठीक है? तो ये हरितकी के गुण और उसके मोटा मोटे कर्म की हमने बात कर ली। इसके अलावा है ना, अब ये देखो हरित के सेवन के अयोग्य व्यक्ति, जो आचार्य है इन्होंने रसायन के अयोग्य व्यक्तियों की बात नहीं की, आचार्य चरक ने, इन्होंने हरितकी के सेवन के अयोग्य व्यक्ति की बात की थी। अब देखो यहाँ पे हम एक जनरल चीज देखते हैं। अभी ऊपर हमने पढ़ा कि हरितकी है ना वो 5 रसों वाली है। 5 रसों में भी तो एक तो प्रधान रस होगा। जो प्रधान रस होता है वो होता है इसका कषाय। कषाय रस प्रधान है हरितकी। तो कषाय रस के अंदर अब देखो कषाय रस का मेन कर्म क्या होता है? शोषण करना। शोषण करेगा।
शोषण करेगा तो क्या आएगा, जो कफ है वो जो हमारा कफ है वो कम हो जाएगा और जो वात है वो बढ़ जाएगा। अब सोचो एक पेशेंट है जिसका वात ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो क्या हम उसको हरित की देंगे क्या? बिल्कुल नहीं देंगे। एक पेशेंट है जिसकी धातु का क्षय हो रखा है, जिसके अग्निमांद्य है, जिसके शरीर में शुद्धि नहीं है, जो बहुत कृश हो गया है, जिसका वात बहुत बढ़ा हुआ है, खालित्य-पालित्य हो रखा है, उसको हम देंगे क्या हरित की? नहीं देंगे उसको। तो इसी पे आचार्य ने बोला है कि अजीर्णम, अगर किसी को अजीर्ण हुआ है, रुक्ष भोजन करने वाला यानी कि वही वात को बढ़ा रहा है जो पेशेंट, स्त्री मद्य और विषकर्षिता, स्त्री मद्य और विष के सेवन की वजह से जो कृश हो गया है, पतला दुबला-पतला हो गया है, जिसकी शक्ति का नाश हो गया है, सेवेर अभ्याम सेवेर अन अभ्याम्यते, उसको उसको जो सेव है मतलब उसको हम अभ्या यानी कि हरितकी का सेवन नहीं करवाएँगे। क्यों नहीं कर रहे? और कौन है? श्रुत, तृष्ण, उष्ण, अर्दित। श्रुत से, भूख से, तृष्णा, तृष्णा से, उष्ण मतलब गर्मी से, ऐसे बोलते हैं ना पेशेंट को हीट बहुत हो रखा है, अंदर उसको ऐसे जलन बर्निंग सेंसेशन होता है। अर्दित, यहाँ पे अर्दित का मतलब फेशियल प्लासी नहीं है। यहाँ पे अर्दित का मतलब है कि इन सब से पीड़ित व्यक्ति, किन सब से? श्रुत, तृष्णा और उष्णता से पीड़ित व्यक्ति को, और ये है इनको हम हरितकी का सेवन नहीं देंगे। एक और चीज़ इसके विमर्श के अंदर हमें देखने को मिलती है, जो अन्य आचार्यों से है कि गर्भवती स्त्री है, जिसको पित्त बहुत अधिक हो रखा है, जो व्यक्ति शुरू से ही देख लेते हैं, जिसमें बल की कमी है, जो बहुत रुक्ष है, कृश है, लंघन आदि उसने कर रखा है, पित्त बहुत अधिक है, गर्भवती अगर कोई नारी है, उसके लिए विमुक्त रक्त, अगर उसको रक्त की कोई व्याधि हो रखी है, उसका मतलब जो रक्त है वो रुका हुआ है, उसकी खून में गांठें पड़ती है, बहुत ज़्यादा तृष्णा तृष्णा यही आ गया यहाँ वाला। मुख शोष, अनुस्तंभ और मलग्रह अगर पेशेंट को हुआ है, तो वहाँ पे उसको, और ये देखो यहाँ पे ये जो मैं बोल रही थी ना, हरित की नव ज्वर तथा क्षीणे गर्भिणाम न प्रशस्यते। नव ज्वर जो होता है ना, उसके अंदर हम हरित की नहीं देते, लेकिन पुराण विषम ज्वर के अंदर हम हरित की देते हैं। तो ये चीज़ फोकस करने वाली, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। बाकी इसमें से सिर्फ मेनली प्रेग्नेंट फीमेल को हमें याद रखना है, इसको हम नहीं देंगे हरित की। ठीक है? ये जनरल सेंस से हो जाएगा। दूसरा आंवले के गुण और धर्म, जो आंवला है, हरित की अगर बड़ी बहन है तो आंवला हमारा छोटा भाई है। तो छोटा भाई के अंदर जो जेनेटिक है वो बड़ी बहन वाला ही है। तो इसके गुण और कर्म सेम है। लेकिन क्योंकि ये भाई है, कुछ तो कमीनापंती करेगा। तो उसी हिसाब से इसने कर दी। इसका जो वीर्य है ना, वो उष्ण ना होके शीत है। बस यही एक थोड़ी इसने हरकत कर दी, बाकी तो छोटा भाई है, चल जाएगा। इसके आगे का जो चैप्टर है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कल शाम को। ठीक है? सो बाय बाय।